से एग्जाम्पल्स ऑफ द एग्जेम्प्ट कैटेगरी। मैंने चार्जेबल वाले तो आपको बता दिए, पासबुक चार्जेस, ये वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी के एग्जाम्पल। लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट लिमिट। बैंक क्या कर रहा है, आपको लोन फैसिलिटी दे रहा है, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, बदले में क्या चार्ज करेगा, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मॉर्गेज लोन, कोलैटरल सिक्योरिटी लोन, अगेन दे रहा है लोन, वापस लेगा लोन और केवल इंटरेस्ट, ट्रांजैक्शन ओनली इन मनी, नो सर्विस टैक्स। फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, आपने डिपॉजिट किया, आपको ब्याज मिल रहा है, नो सर्विस टैक्स। कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ओके। पर इनके अलावा, इंटरेस्ट के अलावा आपने कोई भी चीज और ली, फाइल प्रोसेसिंग चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, स्टेटमेंट चार्जेस, ड्राफ्ट कमीशन, इन सब पर सर्विस टैक्स लगेगा, वो आपके येलो मार्किंग में है, सर्विस चार्जेस। फॉरेन एक्सचेंज में जनरल पब्लिक को बेचना, बैंक आपस में फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग करे तो नहीं लगेगा, और जनरल पब्लिक को मनी चेंजर के रूप में फॉरेन एक्सचेंज दे और कमीशन रख ले तो सर्विस टैक्स लगेगा। देन बैंक्स आपस में रिवर्स रेपो, सीपी, सीडी, ये कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो दे आर ट्रांजैक्शंस ओनली इन मनी, इन पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। ओके, वी आर almost there. हमारी एंट्री हो गई थी एन, ओके। ओ और पी, ओ और पी एक बार देख लीजिए मेरे साथ नोट से। ओ और पी इन्होंने अलग से नहीं दी हुई है, ओ और पी उन्होंने पहले सेगमेंट में ही डील करी है, गवर्नमेंट वाले में। ओ और पी मेरे साथ नोट्स में देखिएगा। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। हमने देखा था गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दे तो एग्जेम्प्ट है, ऐसा देखा था क्या, है ना। अभी देखें, स्टेज कैरेज, लुक इनटू द नोट्स ओनली, ओ एंड पी आर इन नोट्स। स्टेज कैरेज वो होता है जिसमें 6 या 6 से ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। स्टेज कैरेज से अगर कोई चीज ट्रैवल हो रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ओके। नेगेटिव लिस्ट है ये। पैसेंजर विथ गुड्स, रेलवेज पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन देखो अदर देन लिखा हुआ है, अदर देन, तो एसी, फर्स्ट एसी और फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास ए जो लिखा हुआ है उस पर लिखो टैक्सेबल। फर्स्ट क्लास किराए पर सर्विस टैक्स लगेगा और स्लीपर क्लास पर नहीं लगेगा। एसी क्लास पर सर्विस टैक्स लगेगा, नॉन एसी पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पैसेंजर्स को इनलैंड वाटरवेज से ले जाए, इनलैंड वाटरवेज मतलब भारत के अंदर जो नदियां हैं उनमें जो नाव चलती है, शिप्स, छोटी छोटी बोट्स चलती हैं, इनलैंड वाटरवेज, उन पर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन देखो टूरिज्म पर्पस लिखो, एग्जांपल हनीमून ट्रैवल्स लिमिटेड, टूरिज्म पर्पस वालों पर सर्विस टैक्स लगेगा, पर बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा अगर वो बोट से हो, वेसल से हो और भारत के भारत में ही हो। छठा पॉइंट, मीटर्ड कैब्स में मेट्रो टैक्सी देखिए, जिनमें एक मीटर से पता चलता है कि आपने क्या डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपको कितने पैसे देने हैं। मीटर्ड कैब्स, रेडियो टैक्सी, ऑटो रिक्शास, इन सब पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर है। ये जैसे जैसा पैसेंजर के लिए वैसा का वैसा गुड्स के लिए, गुड्स को भी बाय रोड से ले जाएंगे तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी टैक्सेबल लिखो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पर सर्विस टैक्स लगेगा, बाकी पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। अगला देखिए, कोरियर एजेंसी इज ऑल्सो टैक्सेबल। उसी तरह से एयरक्राफ्ट या जहाज से आउटसाइड इंडिया से आप कस्टम बॉर्डर तक आए तो ये सारी सर्विस परफॉर्म हुई है आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ना गवर्नमेंट में, उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट है, ओके। क्योंकि वहां एक साथ डिस्कस कर लिया था हमने फर्स्ट क्लॉज में, ए ने हमने ए, एम और एन दोनों डिस्कस कर लिए थे। अब आता है आखिरी, कहते हैं भारत में जन्म से लेके मरण तक सरकार आपको नहीं छोड़ती, लेकिन यहां पर मरने के बाद फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार, ब्यूरियल दफन करना, क्रीमेट करना, मॉर्चरी सर्विसेज इंक्लूडिंग शव को एक जगह से, डेड बॉडी कॉप्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना,
इन पर सर्विस टैक्स फॉर्चुनेटली नहीं लगाया गया है, लेकिन इनके सिवा हमने वो कंसेप्ट देखा था, बाकी सब पर, वो जो मैंने आपको बॉक्स से बताया था, बाकी सब पर सर्विस टैक्स लगेगा। हाँ, उसमें से 39 आइटम्स ऐसे हैं जो अभी क्लाउड एग्जेम्पशन से चल रहे हैं। दिस इज योर नेगेटिव लिस्ट, यू नीड टू मेमोराइज इट सो फार एज पॉसिबल। उसमें से खास काम के क्या रहे? गवर्नमेंट, पोस्ट, उसमें खासकर, और गवर्नमेंट के कौन कौन से खास टैक्सेबल हैं वो, देन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग एंड फाइनेंशियल थिंग्स, जो भी अभी आपको देखा, फाइनेंशियल बैंक्स में, फॉरेन एक्सचेंज में नहीं है। सो 4-5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द नेगेटिव लिस्ट आउट ऑफ 17, 17 में से 5 इंपॉर्टेंट। दिस ब्रिंग्स अस टू आवर लास्ट 15-minute segment or 10-minute segment of bundled services. Last segment. This segment could not be included in notes because I thought this would be out of syllabus. मुझे लगा डिक्लेयर्ड सर्विस को सिलेबस में रखेंगे और बंडल्ड को बाहर कर देंगे, उन्होंने उल्टा करा। तो ये मैं आपको यहीं से बता देता हूं। बंडल्ड सर्विस को यहां से फोकस करते हैं। बंडल्ड सर्विस में क्या हो रहा है? नोट्स का काम बंद, लेकिन नोटिंग का काम चालू। नोट्स का काम बंद, noting chalu. What are bundled services? Again, if you can get hold of this module, that will be very good for you. Get hold of it or get it photocopied. Do either of these things. What are bundled services? Now, many times, this is our last segment, many times, what happens is, आपको एक सर्विस आइसोलेशन में प्रोवाइड नहीं कर सकते. आइसोलेशन में मतलब केवल एक सर्विस प्रोवाइड करी, उसके साथ आपको कुछ सर्विसेज को नेचुरली बंडल करना पड़ता है. एग्जांपल देते हैं, जैसे हम एक होटल का पैकेज लेते हैं, 2 nights 3 days स्टे. मोर ऑफन देन नॉट दे बंडल द ब्रेकफास्ट इन इट. यार आराम से उठेंगे, कम से कम ब्रेकफास्ट के लिए उसी पैकेज में इंक्लूड कर लेते हैं. सो क्या होता है, एक तो है स्टे. स्टे इज अ सेपरेट सर्विस एंड प्रोवाइडिंग फूड is a separate service. We provide more than one services but they are bundled together. अभी हमने एक और चीज देखी थी स्कूल में, ड्यूअल डिग्री, इंडियन डिग्री also which is recognized and foreign degree which is unrecognized. Again that's a bundled service. बंडल हमने 2-3 जगह देखा. तो ये बंडल क्या है? बंडल है मोर देन वन सर्विसेज को कंबाइन करना. इसका प्रोविजन क्या है? पहला जो क्लॉज है सबसेक्शन 1 ऑफ 66F इतना काम का नहीं है, पर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं. पहला सेक्शन है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड. जब तक हम कुछ और न कह दें, हमारी बात मानिए, जब तक हम कुछ और ना कहें, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इफ वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सर्विस, फॉर एग्जाम्पल वी आर रेफरिंग टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस, सो यू आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर सर्विस. इसके बाद इसी डेफिनेशन में हम उसे कहेंगे मेन सर्विस. तो मेन सर्विस अभी एग्जांपल के लिए कौन सी है? चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस. एग्जांपल ले लेता हूं. इफ वी आर रेफरिंग टू अ मेन सर्विस, दैट रेफरेंस शैल नॉट इंक्लूड एनी रेफरेंस टू अ सर्विस व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग मेन सर्विस. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस सोसाइटी. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा हमें इंदौर में एक रेड क्रॉस हॉस्पिटल लगाना है. हम इंदौर के लैंड लॉस से परिचित नहीं हैं, प्लीज हमें एडवाइस करिए हम कहां जमीन ले सकते हैं इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से. सो दे अप्रोच्ड मी. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. आई एम ऑलमोस्ट ऑल ऑथराइज्ड टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विस. नाउ आई प्रोवाइड देम कंसल्टेशन सर्विस. सो माई सर्विस टू रेड क्रॉस सोसाइटी इज exempt by mega exemption notification 25 of 2012. Okay, now if I am providing service to Red Cross, this is my main service. पर वो सर्विस किस रिहार्ड में है? मुझे उन्हें ये सलाह देनी है कि वो कौन सी जमीन पर अपना हॉस्पिटल बनाए और IDA इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से वो जमीन कैसे हासिल करें. इस बात को, क्योंकि मेरा पूरा एक्सपर्टीज टैक्स लॉज में है, मैंने क्या किया, एक एडवोकेट के पास गया. एडवोकेट से मैंने पूछा जो लैंड लॉ में स्पेशलाइज करते हैं, सर ये बताइए कि अगर कोई चैरिटेबल अथॉरिटी यहां पर जमीन लेना चाहे तो आईडीए को किन किन प्रोविजंस में अप्लाई कर सकते हैं ताकि कंसेशनल रेट पर जमीन मिल जाए. उन एडवोकेट साहब ने मुझे सारे वो रेलेवेंट रूल, लॉ, एक्ट बताए, सलाह दी और चार्ज किया 50,000 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स. नाउ दिस सर्विस ऑफ एडवोकेट फॉर मी इज एन इनपुट सर्विस, इज एन
I am consuming that service. And then what am I providing service? I am providing an output service by way of consultation to Red Cross Society. Are we clear with the example? Okay, my service is the main service. My consultation service is the main service. Whenever we are talking about a bundled service, whenever we talk about main service, we are not referring to other services which were used to provide main service. So if we say in a bundled service, main service पर ये provision लगेगा, तो main service मतलब CA की service पर ये provision लगेगा, advocate की service पर भी लगेगा क्या? Example देता हूँ, मेरी सर्विस टू रेड क्रॉस एग्जेम्प्ट है, तो मैं तो सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करूंगा. ओके, इट्स अ बंडल. मैं उन्हें लैंड की कंसल्टेशन भी दे रहा हूं, अदर भी दे रहा हूं. लैंड कंसल्टेशन के लिए मैंने खुद एक सर्विस ली, क्या एग्जेम्पशन इस पर भी लगेगा? नहीं. इन्होंने कहा रेफरेंस टू मेन सर्विस विल नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू एनी अदर सर्विस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड मेन सर्विस. आर वी क्लियर विद दिस? इवन इफ वी आर नॉट, इट्स इररिलेवेंट. काम का नहीं, काम का जो है अब पढ़ते हैं. Where the service is capable of differential treatment, अलग अलग treatment for any purpose based on its description, the most specific description shall be preferred over a general description. Services का description पहले बहुत मायने रखता था. पहले क्यों? पहले केवल वही services taxable होती थी जो सेक्शन 65 सब सेक्शन 105 ऑफ फाइनेंस एक्ट में taxable होती थी. उसमें भी क्या होता था, अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग एग्जेम्पशन या अबेटमेंट आते थे. अगर मैं ये रेड क्रॉस सोसाइटी को सर्विस दे रहा हूं, दो ऑप्शंस आएंगे. क्या मैं अपनी सर्विस को क्लासिफाई करूं एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस, या मैं अपनी सर्विस को क्लासिफाई करूं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस. पहले ये कॉन्फ्लिक्ट आते थे. हो सकता है मैनेजमेंट कंसल्टेशन सर्विस को कोई एग्जेम्पशन ना हो और चार्टर्ड अकाउंटेंट को हो, तो फिर मैं क्या कोशिश करूंगा, अपनी सर्विस को कहां क्लासिफाई करूं? चार्टर्ड अकाउंटेंट. ये सारे विवाद पहले क्यों ज्यादा आते थे? क्योंकि पहले हम सिलेक्टिव कवरेज पर चलते थे. अब इन विवादों का ज्यादा महत्व नहीं है. फिर भी जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं वो आज भी हमारे काम के हैं. इंटरप्रिटेशन का जो ये वाला रूल है विच इज सब सेक्शन 2, इसका एक लीगल टर्म है जो आप फाइनल में एक्साइज लॉ में पढ़ेंगे. दैट लीगल टर्म इज कॉल्ड generalia specialibus. It means if there is a specific description that will be preferred over a general description. Let's say an example, ग्राउंड था हमारे पास खाली और हमने एक आर्किटेक्ट को हायर किया, ठीक है, कि ये बिल्डिंग पर नींव से निर्माण तक आप एक भवन बना कर दीजिए, नाटा प्रोफेशनल एकेडमी. ठीक है, अब उसकी सर्विस मैं कहां क्लासिफाई करूं? एक क्लासिफाई करूं बिजनेस कंसल्टेशन सर्विस या दूसरी क्लासिफाई करूं आर्किटेक्ट सर्विस? इफ देयर इज अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी अवेलेबल, व्हाई डू यू गो फॉर जनरल? देयर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन कॉल्ड बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस. हर वो सर्विस जो बिजनेस में मदद दे, दैट इज अ बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विस. अब ये जो भाई साहब हमें भवन बनाकर दे रहे हैं, उनकी सर्विस को कहां क्लासिफाई करें? बिजनेस ऑक्सिलरी या आर्किटेक्ट? तो पहला रूल आता था हमारे पास हमेशा कि अगर किसी सर्विस के लिए कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, प्रेफर दैट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ओवर अ जनरल डिस्क्रिप्शन. वील डू दैट. एक सर्विस प्रोवाइड हो रही है, उसका एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो आप मानो कि वो बुके स्पेसिफिक का है. जैसे अभी आगे एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल में ये चीजें समझ में आएंगी. उसके बाद यहां से आगे चले और देखा कि एक बंडल ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं. सर्विस नंबर 1 2 3 4 5, 5 सर्विसेज एक साथ एक बंडल के रूप में. नाउ व्हाट डू वी डू? नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग वी आस्क आवरसेल्फ अ सिंपल क्वेश्चन. ये जो बंडलिंग टुगेदर हुआ है, ये ऑर्डिनरीली बंडल टुगेदर होता है या नहीं होता है? दो एग्जांपल्स लेता हूं. फॉर एग्जांपल, कमरा, ये जो होटल के रूम्स पैकेज में किराए में देते हैं, उनके साथ ब्रेकफास्ट ऑर्डिनरीली बंडल टुगेदर होता है? हाँ. एक घर किराए पर देना और उसमें 2 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर को रहने के लिए किराए पर देना और फर्स्ट फ्लोर को प्रिंटिंग प्रेस के लिए किराए पर देना,
ये भी एक पैकेज डील है। हमने एक प्रिंटर को घर किराए पर दिया, शर्त ये रखी ग्राउंड फ्लोर पर आप रहोगे, फर्स्ट फ्लोर पर आप अपनी प्रेस चलाओगे। बंडल्ड सर्विस दी। वन इज लेटिंग आउट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंस। दूसरी क्या बंडल करी? Renting out of immovable property which is a residential dwelling not for the purpose of residence but for commercial purposes. Now is this bundle normal ordinary course में bundle दिया जाता है? ये पैकेज नॉर्मली दिया जाता है क्या लोगों को? नहीं. So you need to ask yourself whether this bundling is done, whether this composite is done in the normal ordinary course or it is not in the normal ordinary course. दो रास्ते आ जाएंगे अपने पास. अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में है पूरा बंडल, ऐसा होता है, नॉर्मली देखा गया है कि ऐसा करते हैं लोग, तो आप बहुत सारी सर्विसेज है, सर्विस ए बी सी डी ई, मैं कौन सी सर्विस मानूं कि ये सर्विस कौन सी सर्विस है? ए है, बी है, सी है, डी है या ई है? जवाब दिया उन्होंने, दैट सर्विस विच गिव्स सच बंडल इट्स इसेंशियल कैरेक्टर। आप इस बंडल को वो सर्विस माने जो उसे इसका इसेंशियल कैरेक्टर देती है। मैं अपनी बैच में आमतौर पर ये एग्जांपल अक्सर देता हूं। वैलेंटाइंस डे पर अगर आप किसी को बुके दोगे, उसमें तरह तरह के फूल होंगे। ज्यादा से ज्यादा कौन से फूल होंगे? गेंदे के, गुलाब, राइट? तो उस बुके को इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा फ्लावर देता है? रेड रोज। तो अगर यहां पर एक बंडल है, हम ये देखना चाहते हैं कि इस बंडल को उसका इसेंशियल क्रक्स, सार कैरेक्टर कौन सा सर्विस दे रही है। हम उस पूरे बंडल को क्लासिफाई कर देंगे कि साहब ये सी वाली सर्विस है, ए बी सी डी ई में। सी क्यों? क्योंकि सी उस पूरी सर्विस को एक इसेंशियल कैरेक्टर दे रही है। अगर ऐसा नेचुरल बंडल नहीं मिलता है, जैसे ग्राउंड फ्लोर रेसिडेंस, फर्स्ट फ्लोर प्रिंटिंग प्रेस, दिस इज एन अननेचुरल बंडल। आपने जानबूझ के दो अलग अलग सर्विसेज को जो नॉर्मली एक साथ नहीं दी जाती हैं, आपने बंडल टुगेदर कर दिया है। अब क्लासिफिकेशन क्या करें? तो देखिए इन दोनों सर्विसेज को, दोनों पर कौन कौन सा सर्विस टैक्स का रेट लगता है। ऐसा तो नहीं सर्विस ए पर रेट लगता है 12.36, सर्विस बी पर लगता है 0, या अबेटमेंट मिला हुआ है, इफेक्टिव रेट है 5, एक पे लगता है 5, एक पे लगता है 12.5। पर क्या ये नॉर्मली बंडल होते हैं? नहीं, ये नॉर्मली बंडल नहीं होते। फिर कहां कौन सी सर्विस माने इसको, इस पूरे बंडल को? वो वाली सर्विस माने जो हाईएस्ट सर्विस टैक्स लायबिलिटी में रिजल्ट करे। अगर आपने एक आर्टिफिशियल बंडल बनाया है जो नॉर्मल बंडल नहीं बनता है, तो आपको उस सर्विस में क्लासिफाई करना है जिस पर हाईएस्ट रेट से टैक्स लगता हो। देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, लास्ट सेगमेंट। इलस्ट्रेशन। A hotel provides 4 days 3 nights package with a facility for breakfast. This is a natural bundling. Okay. So we will tax hotel facility as it is. We will not do कि हम होटल पे अलग सर्विस टैक्स चार्ज करेंगे और ब्रेकफास्ट पर हम उस पूरे बंडल को कैसे चार्ज कर लेंगे? होटल। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल, 5 स्टार होटल को बुक किया गया 100 लोगों के लिए और वो एक लमसम पैकेज के अगेंस्ट में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो सर्विसेज क्या है? डेलीगेट्स को रुकाना, उनका अकोमोडेशन, उनका ब्रेकफास्ट, कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका चाय नाश्ता, उन्हें एक कॉन्फ्रेंस रूम अलॉट किया जाएगा। अगर वो कॉन्फ्रेंस के बाद थक जाए, जैसे आप थक गए हैं, तो उन्हें फिटनेस रूम में देना जाएगा, कॉन्फ्रेंस रूम, बिजनेस सेंटर, ये सब एक साथ पूरा पैकेज। मैं आपको बता दूं, इन सबको एक साथ देखा जाए तो इस पूरे बंडल को हम कन्वेंशन सेंटर बोल सकते हैं। There is a specific description in the services called convention center. Convention center में यही सब होता है। हाँ, अगर हम इसे कन्वेंशन सेंटर बोले, जो हमने पहले पढ़ा था जनरली या स्पेशली बस, तो हम अगर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो अलग अलग चीजों पर अलग अलग सर्विस टैक्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको एक सर्विस की बात करें तो हम इसे कह सकते हैं कि ये कन्वेंशन सर्विस है, क्योंकि ये, अगर हम इसे कन्वेंशन सर्विस कहते हैं तो ये एक सर्विस इस पूरे बंडल का इसेंस कैप्चर कर लेगी। इट कैप्चर्स द एंटायर इसेंस ऑफ द पैकेज, और यही कन्वेंशन इसको क्लासिफाई किया जाएगा, ये उसको इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देता है। फिर हमने देखा था नॉट नेचुरली बंडल्ड में सर्विस विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट अमाउंट। कैसे तय करेंगे कि ऑर्डिनरी कोर्स में बंडलिंग है या नॉन ऑर्डिनरी? तो उन्होंने कहा वेरियस फैक्टर्स। आखिरी में कहा देयर इज नो सिंगल टेस्ट। वेरियस फैक्टर्स क्या है?
सबसे पहला फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि ये बंडलिंग ऑफ ABCDE टाइप ऑफ सर्विसेज नॉर्मली करी जाती है या नहीं. पहला फैक्टर. परसेप्शन ऑफ कस्टमर या सर्विस रिसीवर, क्या वो एक सर्विस के बाद ऑर्डिनरली एक्सपेक्ट करता है कि मुझे दूसरी सर्विस भी दी जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब रिपेयर सर्विस करते हैं तो एक उसमें एक इनहेरेंट आफ्टर सेल्स होता है, आफ्टर रिपेयर, कि आप मेरे को अभी ये आईपैड रिपेयर करके गए हो, अगर आपके जाने के तुरंत बाद एक अगले ही दिन वो खराब हो जाए, क्या आप वापस आओगे? आओगे ना. तो ये नॉर्मल बंडल एक्सपेक्टेशन है. ओके, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन. देन क्या मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसा पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सब लोग, सारे होटल्स स्टे के साथ ब्रेकफास्ट देते ही देते हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स आर प्रोवाइडिंग दिस बंडल. ये बातें क्यों है? टू डिसाइड वेदर बंडलिंग इज डन इन ऑर्डिनरी कोर्स और नॉट. इफ इट इज डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स तो अपने को क्या करना है? वैलेंटाइंस डे कौन सा फूल एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है? रेड रोज. तो कौन सी सर्विस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दे रही है? उसमें क्लासिफाई कर दो. राइट. देन नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, सर्विस ऑफ स्टे इन अ होटल इज ऑफन कंबाइंड बाय सर्विस ऑफ laundering 3-4 items of clothing free of cost per day. Now laundering is a separate service. Dry cleaning नाम सुना है? So what do we call? Dry cleaning के अलग से सर्विस टैक्स लगाएं या क्या करें? नहीं, हमने बोला नॉर्मली जब होटल में स्टे होता है तो 3-4 कपड़े तो फ्री लॉन्ड्री प्रोवाइड करी जाती है. सो इट्स अ बंडल्ड सर्विस, पर उसको होटल सर्विस ही बोलो, उसको होटल अलग और लॉन्ड्री अलग मत करो, बिकॉज इट इज बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ओके. Other illustrative indicators which are not determinative. See, very crucial words. ये determinative नहीं है, केवल indicative है. ये आपको केवल एक इशारा कर रहे हैं कि ये बंडलिंग नॉर्मल कोर्स में हुई है या नहीं. अगर बंडलिंग नॉर्मल कोर्स में हुई है तो हमें इन 5 सर्विसेज को अलग अलग क्लासिफाई नहीं करना है. There is a single price. The elements are normally advertised as a package. Different elements are not available separately. Different elements are integral to one and overall supply of one service. Then they have said there is no straight jacket formula. Ordinary course में bundling हुई है या नहीं हुई है, इसको डिसाइड करने के लिए एक straight jacket formula नहीं है कि naturally bundle होती है या नहीं होती है. ठीक है, इसके लिए आपको हर जगह देखने पड़ेंगे. Each case has to be individually examined in the backdrop of several factors, some of which are outlined in the above examples. With this we complete the amendments of service tax. Broadly, definition of service, a quick recap. Definition of service, then negative list. Why negative list? And definition तो हो गई हमारी सर्विस की. नेगेटिव लिस्ट क्या है, क्यों आया, रैशनल ये हमने बताया था. थ्रेशोल्ड के बाहर है नेगेटिव लिस्ट, लेकिन जो सर्विसेज नहीं है उनको क्लाउड से एग्जेम्प्ट किया गया है. सर्विस की डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़िएगा. सर्विस की डेफिनेशन नाउ अंडरस्टैंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 25 मार्क्स. ओके, हाउ डू यू नीड टू प्रिपेयर? 25 मार्क्स. यू हैव गॉट द अमेंडमेंट्स, यू हैव गॉट द प्रैक्टिस मैनुअल and RTP. You do these 3 things, you are ready for exams. All the other topics which we have not studied, they are not amended. Point of taxation, not amended. Same 30 days. Invoice, payment, whichever is earlier. Service complete or payment, whichever is earlier. Same treatment. Okay? वो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं. I wish you all the very best in exam. और मिलते हैं जल्दी. Thank you so much. Thank you for bearing with me. Thanks.